हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डेडलॉक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डेडलॉक के यहाँ पर आपको कुछ 4 ऑपरेशन या फिर कैरेक्टरिस दिख रहे होंगे। ठीक है, डेडलॉक के अंदर सबसे पहले तो आप डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब कि डेडलॉक प्रिवेंशन ऑपरेशन। उसके बाद डेडलॉक अवॉइडेंस ऑपरेशन, डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक रिकवरी। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम कुछ ये 4 टॉपिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे व्हाट इज डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन और रिकवरी। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था, मेनली हमारी जो 4 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके बेसिस पर आप बोल सकते हो कि आपने डेडलॉक ऑकर हुआ है, ऐसा पॉसिबल आप प्रूव कर सकते हो। तो वो कौन कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आप देख सकते हो। पहली थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसके बाद होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, तो इन चारों को हमने डिटेल के अंदर देखा था प्रीवियस सेशन के अंदर, और ये भी देखा था किस तरह से एक एक प्रोसीजर आप थियोरेटिकली और साथ ही साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको याद होगा। ठीक है, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट, अगर ये चारों पॉसिबिलिटीज एक साथ अकर हो जाती है तभी आप बोल सकते हो करंट प्रोसेस का जो सिनारियो है वो फिलहाल डेडलॉक के अंदर है। राइट? तो चलिए, फिलहाल हमें सबसे पहले देखना है हाउ वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक, यानी कि डेडलॉक का प्रिवेंशन ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द अबव 4 कंडीशन। यहाँ पर मैंने अभी भी बोला कि आपके पास टोटल 4 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक है, कंडीशंस अवेलेबल है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है चारों की चारों, तब भी आप बोल सकते हो कि डेडलॉक अकर हो रहा है। तो मतलब कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपने डेडलॉक को क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया। राइट? डेडलॉक को हमें रोकना है, उसको अकर होने से पहले ही रोक देना है बाय एलिमिनेटिंग 1 कंडीशन। राइट? तो देखिए, यहाँ पर दूसरे पेजेस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, चलिए, यहाँ पर दिखाया गया है आपको एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहला तो है एलिमिनेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी भी बोला कि आप एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हो, चारों कंडीशन में से जो हमने कॉफमैन की कंडीशंस पढ़ी थी, राइट, उन चारों में से किसी एक कंडीशन को एलिमिनेट करके। तो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट किया जाए। किस तरह से? देखिए यहाँ पर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन because some resources such as the tape drive and printer are inherently non-shareable. राइट? तो ये कुछ ऐसे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन शेयरेबल होते हैं, जिसको आप शेयर नहीं कर सकते एट अ टाइम। अब बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर प्रिंटर का, अगर प्रिंटर के अंदर आप कोई एक कॉपी निकाल रहे हो फिलहाल, ठीक है, तो उसी वक्त क्या दूसरा पीसी या फिर दूसरी सिस्टम उसको एक्सेस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। वो वेटिंग के अंदर चला जाएगा ना, दोनों प्रिंट एक साथ तो नहीं निकल सकती। राइट? तो ये हुआ आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। राइट? तो इसको भी आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो वो हमने देखा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोला गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट? इसलिए तो ये हमने समझा यहाँ पर हार्डवेयर रिसोर्सेज के एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या दूसरा कंडीशन है जो हमारा होल्ड एंड वेट, क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर आपको 2 स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप क्या है? allocate all required resource to the process before start of its execution। जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, उसके जस्ट पहले आप सभी रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर दीजिए। दिस वे होल्ड एंड वेट कंडीशन इज एलिमिनेटेड बट इट विल लीड टू लो डिवाइस यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये हमने एक पॉसिबिलिटी पढ़ी। क्या है कि आप प्रोसेस जब भी स्टार्ट होने वाली है, एग्जीक्यूट होने वाली है, उससे जस्ट पहले सभी रिसोर्सेज उसको एलोकेट कर दीजिए ताकि वो डायरेक्टली किसी की वेटिंग किए बिना एग्जीक्यूट हो जाए। और ऐसा करने से होल्ड एंड वेट कंडीशन बनेगी ही नहीं। बट अगर ये बनेगी ही नहीं तो फिर आपकी सिस्टम जो है, आपकी डिवाइस है, वो यूटिलाइजेशन जो उसका होना चाहिए जितना, उससे लो अमाउंट के अंदर होगा। तो ये एक यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्स प्रिंटर एट अ लेटर टाइम
and we have allocated printer before the start of its execution, printer will remain blocked till it has completed its execution. तो बट ऑब्वियसली चीज यहाँ पर बोली गई है कि अगर आपकी प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए बट थोड़े टाइम के बाद चाहिए, लेकिन अभी वो टाइम आया ही नहीं और आप पहले ही प्रिंटर को उसको एलोकेट कर देते हो, तो ठीक है, आप 1 घंटे पहले ही प्रिंटर को एलोकेट कर दिए किसी एक पीसी के अंदर, तो फिर क्या होगा, एट दैट टाइम कोई दूसरा पीसी उसको यूज ही नहीं कर सकेगा प्रिंटर को। समझ रहे हो, प्रिंटर का जो एग्जीक्यूशन टाइम होना चाहिए वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक कि वो पहले वाला पीसी इसको यूज नहीं कर लेता तब तक। क्लियर? तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो होल्ड एंड वेट को। चलिए दूसरा है प्रोसेस विल मेक न्यू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज, दिस सॉल्यूशन में लीड टू स्टारवेशन। यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करने का? दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है कि प्रोसेस जो है वो नई रिक्वेस्ट कर सकता है रिसोर्सेज को। ठीक है, कब? जब करंट रिसोर्सेज किसी प्रोसेस के साथ जुड़े हुए एलोकेट हुए हैं, वो फ्री हो जाते हैं तब, उसके बाद, पहले नहीं। ठीक है, तो ये नई रिक्वेस्ट जब करेगा प्रोसेस उस रिसोर्सेज के लिए, तो तब तक तो उसे वेट ही करना होगा ना। ठीक है, जब तक कि पहला प्रोसेस उसको फ्री नहीं कर देता तब तक। तो ये जो सॉल्यूशन है वो मे बी स्टारवेशन सिनेरियो की ओर उसको लीड कर सकता है। ठीक है, तो एलिमिनेट तो हम कर सकते हैं बट नए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर स्टारवेशन की। क्लियर? तो ये भी हमने समझा होल्ड एंड वेट को आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो और उसके ड्रॉबैक क्या आ सकते हैं वो। ओके, चलिए उसके बाद है नो प्रीएम्पशन। ये भी हमारी एक कॉफमैन की कंडीशन थी, तो इसको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकेंगे? देखिए, सबसे पहला है प्रीएम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोसेस व्हेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर नो प्रीएम्पशन यानी कि फोर्सफुली किसी प्रोसेस से उसके रिसोर्सेज आप छीन नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन आप फोर्सफुली उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हो। किसी प्रोसेस के पास ऑलरेडी अगर रिसोर्स R1 जो है, यहाँ पर फिगर के अंदर देखिए आप, रिसोर्स R1 जो है, ठीक है, वो एलोकेट होकर रखा हुआ है, बट मे बी किसी और प्रोसेस 2 को वो रिसोर्स R1 चाहिए, तो क्या करोगे आप? तो पहले तो आप चेक करोगे P1 और P2 इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई है। अगर P2 की प्रायोरिटी हाई होती है तो R1 जो ऑलरेडी P1 को असाइन हो चुका है वो आप P2 को असाइन कर दोगे, उससे छीन लोगे आप और P2 को असाइन कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, उसको एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। समझ रहे हो? तो इसलिए इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो नो प्रीएम्पशन कंडीशन को। बड़ा ही सिंपल था, राइट? चलिए उसके बाद है एलिमिनेट सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट जो आपकी कंडीशन थी उसको भी इवन आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए, ईच रिसोर्स विल बी असाइन्ड विथ न्यूमेरिकल नंबर, राइट? हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ RAG, याद कीजिए, वहां पर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स भी था, मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज भी थे। ठीक है, बट न्यूमेरिकल नंबर के साथ वो असाइन होकर रखे थे। अब यहाँ पर क्या है, अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज ओनली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, राइट? पहले वो क्या करेगा, R1 को रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद R2 को रिक्वेस्ट करेगा। अगर आप एक ही रिसोर्सेज की बात करते हो जो कि मल्टीपल इंस्टेंस इंक्लूड करता है, सपोज R1 है, उसके पास 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल है रिसोर्सेज के, तो प्रोसेस क्या करेगा, पहले इंस्टेंस को रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद दूसरे इंस्टेंस को, उसके बाद तीसरे इंस्टेंस को, ना कि डायरेक्टली वो किसी भी रैंडम ऑर्डर के अंदर करेगा, राइट? वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही उसको रिक्वेस्ट करता है। देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, इफ P1 प्रोसेस इज एलोकेटेड R5 रिसोर्सेज, नाउ नेक्स्ट टाइम इफ P1 आस्क फॉर R4, R3 lesser than R5, such request will not be granted. Only request for resources more than R5 will be granted. ठीक है, यहाँ पर बड़ा ही ऑब्वियसली चीज बताई गई। अगर P1 प्रोसेस इज एलोकेटेड R5 रिसोर्सेज, ठीक है, R5 ऑलरेडी P1 को एलोकेट किया गया है, तो अब जब भी P1 जो है वो R4 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तब क्या चेक किया जाएगा, R3 lesser than R5, क्या R3 का रिक्वेस्ट या फिर उसकी प्रायोरिटी R5 से कम है क्या? अगर है हाँ, तो फिर ये रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। कौन सी रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट ग्रांट की जाएगी? जो R5 से ज़्यादा प्रायोरिटी इंक्लूड कर रही है उसी को। ठीक है, तो यहाँ भी सेम सर्कुलर वेट के अंदर भी सेम सिनेरियो बनता है प्रायोरिटी का।
जिसकी प्रायोरिटी हाई है सिर्फ वहीं पर आप रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? ये था हमारा एलिमिनेट सर्कुलर वेट। तो इस तरह से हमने चारों प्रोसीजर को समझा, किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, और जहाँ पर भी एलिमिनेट करने के लिए कुछ ड्रॉबैक होते थे तो वो ड्रॉबैक भी हमने पढ़े, राइट। फॉर एग्जाम्पल होल्ड एंड वेट के अंदर। चलिए, ये तो हो गया एलिमिनेशन वाला पार्ट। अब देखते हैं हम अवॉइडेंस का पार्ट, डेडलॉक अवॉइडेंस। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, डेडलॉक अवॉइडेंस कैन बी डन विद बैंकर्स एल्गोरिदम। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है, नया एल्गोरिदम आता है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिदम, और ये बहुत ही आईएमपी चीज़ है, आईएमपी एल्गोरिदम है, ठीक है। इसको खास समझना है हमें। देखिए किस तरह से है वो। पहले तो मैं यहाँ पर साइड व्यू के अंदर सिंगल पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए, अब कुछ हमारे पास इस तरह का व्यू है बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है हमें, बैंकर्स एल्गोरिदम इज रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। ध्यान दीजिएगा, बैंकर्स एल्गोरिदम किस टाइप का एल्गोरिदम है, रिसोर्स एलोकेशन और डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिदम है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी आप बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज कर सकते हो, और अगर आपको डेडलॉक को अवॉइड करना है तो डेडलॉक अवॉइडेंस के दौर पर भी आप इस एल्गोरिदम को यूज कर सकते हो, विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोसेसेस फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करता है, टेस्ट करता है सभी रिक्वेस्ट को जो कि ऑलरेडी किसी प्रोसेसेस के थ्रू रिसोर्स के लिए क्रिएट की गई थी। इट चेक फॉर सेफ स्टेट, ठीक है, ये सेफ स्टेट के लिए भी चेक करेगा। इफ आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट सिस्टम रिमेन्स इन द सेफ स्टेट it allows the request, and if there is no safe state it don't allow the request made by the process। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल फंडा है। यहाँ पर क्या कहा गया हमें कि ये पहले तो सेफ स्टेट को चेक करता है, क्या हमारी सिस्टम हम फिलहाल सेफ स्टेट के अंदर है या नहीं। अगर सेफ स्टेट के अंदर है, ठीक है, तभी आप नई रिक्वेस्ट को कर सकते हो, और आपको बैंकर्स एल्गोरिदम उसको अलाउ करता है नई रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपकी सिस्टम फिलहाल सेफ स्टेट के अंदर नहीं है तो ये डोंट अलाउ करेगा। ठीक है, किसी भी प्रोसेस ने अगर रिक्वेस्ट की है तो वो उसको डिसअलाउ कर देगा। तो ये बैंकर्स एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम करता है। चलो अब इसको समझते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ इनपुट दिए गए। देखिए, इनपुट टू बैंकर्स एल्गोरिदम पहला क्या है, मैक्स नीड ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये बैंकर्स एल्गोरिदम किस तरह से इंप्लीमेंट करना है आपको, इसके प्रोसेस, इसके कुछ स्टेप्स अवेलेबल है, वो स्टेप्स अब हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, मैक्स नीड ऑफ रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। सभी प्रोसेस के लिए कितने कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसको चाहिए, उसकी मैक्सिमम नीड क्या है, वो क्राइटेरिया सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज बाय ईच प्रोसेस। ठीक है, पहला क्या था, प्रोसेस को कितने कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, उसकी मैक्सिमम नीड क्या है, वो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा चीज़, प्रोसेस के पास फिलहाल कितने कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तीसरा, मैक्सिमम फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज फिलहाल सिस्टम के अंदर कितने अवेलेबल है, वो हमारे पास होना चाहिए। राइट, ये तीन चीज़ होनी चाहिए, मैक्सिमम नीड ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा करंटली एलोकेटेड रिसोर्स कितने हैं ईच एंड एवरी प्रोसेस के पास, वो, और तीसरा फिलहाल फ्री रिसोर्स कितने अवेलेबल है, वो। ये तीन चीज हमारे पास होनी चाहिए बैंकर्स एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट विल ओनली बी ग्रांटेड अंडर द बिलो कंडीशन। हमारे पास कुछ कंडीशंस है। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला ना कि अगर सेफ स्टेट होगा तो ही कंडीशन आपकी या फिर आपकी रिक्वेस्ट अलाउ की जाएगी। तो इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन कितनी कितने वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो है, इफ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोसेस इज लेस देन और इक्वल टू मैक्स नीड डू दैट प्रोसेस। ध्यान दीजिए फिर से, इफ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोसेस इज लेस देन इक्वल टू मैक्स नीड टू दैट प्रोसेस। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट की जाती है किसी प्रोसेस के थ्रू तो पहले चेक की जाती है वो लेस देन होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, किसके बराबर, उस प्रोसेस की मैक्सिमम नीड के बराबर। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नीड हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए ईच एंड एवरी प्रोसेस की, और जो रिक्वेस्ट वो प्रोसेस कर रहा है क्या वो रिक्वेस्ट उस मैक्सिमम नीड से कम है या फिर इक्वल है। ठीक है, तभी आपकी रिक्वेस्ट जो नई आप कर रहे हो वो ग्रांटेड की जाएगी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। ओके, यहां पर आपका सेकंड है,
इफ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोसेस इज लेस देन इक्वल टू फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, जो भी प्रोसेस फिलहाल रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, वो लेस और इक्वल टू होनी चाहिए, किसके बराबर, उसकी मैक्सिमम नीड के बराबर, वो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो रिक्वेस्ट वो प्रोसेस कर रही है वो रिक्वेस्ट लेस और इक्वल टू होनी चाहिए, किसके बराबर, फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स के बराबर। तो बट बेसिक चीज़ है, जितना वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि फिलहाल मुझे तीन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, तो वो 3 रिसोर्सेज उसके पास होने भी तो चाहिए, सिस्टम के अंदर अवेलेबल तो होने चाहिए, राइट। अगर वो अवेलेबल हो गए तब भी वो क्या कर सकेगा, उसको कॉल कर सकेगा, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट कर सकेगा। क्लियर, तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए इसका एक बढ़िया सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। फिलहाल टोटल रिसोर्सेज सिस्टम के अंदर इतने हैं, 4 रिसोर्सेज A, B, C और D, और कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो देखिए A के अंदर हमारे पास 6 इंस्टेंस अवेलेबल है, B रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, C के अंदर 7 और D के अंदर 6। ठीक है, ये टोटल रिसोर्सेज है। अब इन टोटल में से अवेलेबल सिस्टम रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, ये तो हमने टोटल असाइन किए थे। अब इनमें से कुछ इंस्टेंसेस किसी प्रोसेस को असाइन हो चुके हैं, तो अब असाइन हो जाने के बाद, एलोकेटेड हो जाने के बाद, अब फिलहाल अवेलेबल सिस्टम के अंदर कितने हैं, वो यहाँ पर है A, B, C, D, और A के पास है 3, B के पास है 1, C के पास भी 1 और D के पास भी 2। चलिए, तो इतने फिलहाल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए मैंने भी बोला कि इन दोनों सिनारियों के बीच में कुछ रिसोर्सेज एलोकेटेड हो चुके हैं किसी प्रोसेस तो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस का एक टेबल बताया गया है। देखिए फिलहाल हमारे पास 3 प्रोसेस अवेलेबल है, P1, P2 और P3। तो P1 जो है इन चारों रिसोर्सेज में कितने कितने इंस्टेंस ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है, वो यहाँ पर आपको बताया गया कि भाई P1 जो है वो A रिसोर्स का एक इंस्टेंस लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो पहले हमारे पास 6 अवेलेबल थे, उनमें से एक P1 को असाइन हो गया, इन 6 में से दूसरा एक P2 को असाइन हो गया, और इन 6 में से तीसरा P3 को असाइन हो गया। तो 6 में से 3 तो चले गए, राइट, तो बाकी के कितने बचे अवेलेबल, 3 बचे, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा टेबल क्या बताना चाह रहा है वो। देखिए बी के लिए हम समझते हैं, बी के पहले 5 थे अवेलेबल, राइट, असाइन हो जाने के बाद एक ही बचा है। तो देखिए किस तरह से P1 ने 2 इंस्टेंस एक्वायर कर लिए, P3 ने 2 इंस्टेंस एक्वायर कर लिए, तो मतलब कि इन 5 में से टोटल 4 तो चले गए, अब बचा कितना, 1, तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबल 1 लिखा हुआ है, राइट। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे क्लियरली ये टेबल किस तरह से यहाँ पर सुटेबल है इन दोनों सिनारियों के साथ। तो इसी तरह से देखिए P1, P2 और P3 C और D नाम के रिसोर्स के लिए भी किस तरह से एलोकेटेड किया गया है, राइट। तो ये थे हमारे करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेस ईच एंड एवरी प्रोसेस के पास। बट अब हमें देखना है मैक्सिमम रिसोर्सेज की नीड कितनी है वो। फिलहाल P1, P2 और P3 के पास इतने तो एलोकेटेड होकर रखे ही हुए हैं, बट अब P1, P2 और P3 क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल आपको करनी है तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ये है। P1 बोल रहा है कि मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए, A के मुझे 3 चाहिए, B के 3 इंस्टेंस चाहिए, C के 2 इंस्टेंस चाहिए और D के 2 इंस्टेंस चाहिए। लेकिन फिलहाल तो P1 के पास इतनी ही है, P1 को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतनी थी, लेकिन फिलहाल तो P1 के पास इतने ही एलोकेटेड है, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा आपका मैक्सिमम नीड का टेबल हो गया, ठीक है। तो प्रोसेस की मैक्सिमम नीड हमारे पास है, करंटली एलोकेटेड भी अवेलेबल है, और टोटल फिलहाल फ्री कितने हैं वो भी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है टोटल नीड। तो देखिए मैक्सिमम रिसोर्सेज जो कि हमें ऑलरेडी इस टेबल पर से मालूम पड़ चुके हैं, उसमें से आपको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्शन करा देना है करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज का, यानी कि इन दोनों टेबल का आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। मैक्सिमम रिसोर्स का और करंटली एलोकेटेड रिसोर्स का, इन दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर। तो आप देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको ये नया रिसोर्सेज का टेबल मिला है। ध्यान दीजिए यहाँ पर P1 के पास मैक्सिमम रिसोर्सेज की नीड कितनी थी, 3, ठीक है। अगर हम रिसोर्स नंबर 1 की बात करें तो 3 नीड थी, हम ऑलरेडी उसके पास 1 तो एलोकेटेड हो चुका था, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए आप, कितने बचे, 2 बचे। तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया। उसी तरह से P2 का अगर A रिसोर्सेज के लिए आप बात करें इंस्टेंस का, तो यहाँ पर 1 लिखा गया है और एलोकेटेड भी 1 ही है,
तो मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, ठीक है। 1 में से आउट ऑफ 1 तो ऑलरेडी एलोकेटेड है ही, अब इसको नीड कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। तो इस तरह से आप देखिए हमारे पास टोटल नीड रिसोर्सेज का टेबल बनकर आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, सिंपल आपके मैक्सिमम रिसोर्सेज के टेबल में से करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज को सब्ट्रैक्ट कर देना था, क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा किस तरह से आप नीड रिसोर्स वाला टेबल क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से हमने समझा कि आप प्रोसेस टेबल की मदद से अपने पूरे डेडलॉक को समझ सकते हो, ठीक है। डेडलॉक के सिनारियो को समझ सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम रिसोर्सेज को हमने समझा, करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज को हमने समझा, और साथ ही साथ उसकी नीड को भी समझा कि अब एलोकेटेड हो जाने के बाद एग्जैक्टली उसकी नीड कितनी है, तो वो भी हमने टेबल बना लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी प्रोसेस की नीड को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, तो कि पहले तो उस प्रोसेस की मैक्सिमम रिसोर्सेज नीड को जानिए, उसके अंदर से आप माइनस कर दीजिए करंटली एलोकेटेड रिसोर्सेज को, तो ऑब्वियसली आपको उनकी फाइनल नीड मिल जाएगी। तो वो हमने टेबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लिया, राइट। चलिए अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेडलॉक के डिटेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट अप्लाई एनी मैकेनिज्म टू अवॉइड और प्रिवेंट द डेडलॉक्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो किसी भी तरह का मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करती, इसलिए डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो अब क्या, Therefore the system considered that the deadlock will definitely occur। अब सिस्टम क्या डिसाइड कर लेगी कि अगर वो अवॉइड या फिर प्रिवेंट नहीं कर सकती, मतलब कि डेडलॉक को डेफिनेटली अकर तो किया ही जाएगा। चलिए हम जानबूझकर अकर नहीं करवा रहे, लेकिन क्योंकि अब अवॉइडेशन और प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है बाय द ओएस, तो डेफिनेटली डेडलॉक तो अकर होगा ही होगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, देखिए, इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ डेडलॉक्स द ओएस पीरियडिकली चेक्स द सिस्टम फॉर एनी डेडलॉक, ठीक है। ओएस क्या करती है, थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन के अंदर सिस्टम को पूरा चेकआउट करते हैं, क्या कोई डेडलॉक तो नहीं है ना, कोई डेडलॉक डिटेक्ट तो नहीं हुआ है ना, वो चेक करती रहती है। इन केस इट फाइंड्स एनी डेडलॉक देन द ओएस विल रिकवर द सिस्टम यूजिंग द सम रिकवरी टेक्निक्स। अगर ओएस डिटेक्ट कर लेती है कि फिलहाल डेडलॉक हो गया है, अकर हो चुका है, तो वो क्या करेगी, तुरंत ही पूरे सिस्टम में से रिकवर कर लेगी अपने सभी डेटा को, ठीक है, जो भी वो लॉस्ट कर चुके हैं वो। तो रिकवरी टेक्निक्स भी कुछ यूज की जाती है ओएस के थ्रू, ठीक है, पूरी सिस्टम को रिकवर करने के लिए। तो देखिए, द मेन टास्क ऑफ द ओएस इज डिटेक्टिंग द डेडलॉक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एजेंडा क्या है, मेन गोल क्या है ओएस का, उसको पीरियडिकली चेक करते रहना है ना कि डेडलॉक डिटेक्शन हुआ है या नहीं। तो वो डेडलॉक का डिटेक्शन चेक करता ही रहेगा, ठीक है। द ओएस कैन डिटेक्ट द डेडलॉक्स विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो अब आप ध्यान दीजिए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ चुके थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है। ओएस कैन डिटेक्ट द डेडलॉक्स, ठीक है। ओएस अपने डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता है, बट किसकी मदद से, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की मदद से, RAG की मदद से, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ डेडलॉक का फिगर दिखाया गया है, डेडलॉक के डिटेक्शन का, ठीक है। डिटेक्शन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो सिंगल इंस्टेंस भी आता है, कई सारे रिसोर्सेज, और कई सारे मल्टीपल इंस्टेंस वाले भी आते हैं। तो दोनों की अलग अलग कैटेगरी दिखाई गई आपको। डिटेक्शन अगर हम बात करें सिंगल इंस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे डिटेक्ट साइकिल, और यहाँ पर अगर आप डिटेक्शन बात करें मल्टीपल इंस्टेंस वाले रिसोर्सेज की, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो सेफ्टी एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल दो मैकेनिज्म्स अवेलेबल है डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए। हाँ, सिंगल इंस्टेंस के लिए टोटल सेपरेट अलग है, जिसको हम डिटेक्ट साइकिल बोलेंगे, और मल्टीपल इंस्टेंस के लिए भी टोटल अलग है, जिसको हम सेफ्टी एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप इफ अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड इन द सिस्टम देन देयर विल डेफिनेटली बी अ डेडलॉक। अगर यहाँ पर साइकिल बन जाती है, ठीक है, लूप बन जाती है, याद कीजिए सर्कुलर वेट कंडीशन, वहाँ पर क्या थी, साइकिल ही बनती थी ना प्रोसेस और रिसोर्सेज के फिगर के बीच में, तो डेफिनेटली डेडलॉक तो अकर होने वाला है, राइट। तो मतलब कि वो डिटेक्ट इस तरह से किया जाता है साइकिल बनने से थ्रू। जबकि दूसरी ओर इन द मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप डिटेक्टिंग अ साइकिल इज नॉट जस्ट इनफ, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंस अगर होते हैं तो वहाँ पर साइकिल तो बनती है, लेकिन मल्टीपल इंस्टेंस है हमारे पास, तो मे भी कोई और प्रोसेस उस रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेगी, मतलब कि अब साइकिल नहीं बने, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वी हैव टू अप्लाई द सेफ्टी एल्गोरिदम on the system by converting the resource allocation graph into the allocation matrix and request matrix,
अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेफ्टी एल्गोरिथम के मुताबिक आपके जितने भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हो गए उसको कन्वर्ट किया जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, एलोकेशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट मैट्रिक्स के अंदर, ताकि हमें डायरेक्टली टेबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू पता चल सके कि अगर सेफ स्टेट अवेलेबल है या फिर सेफ स्टेट अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सेफ्टी एल्गोरिथम काम करता है मल्टीपल इंस्टेंस के लिए। क्लियर? तो ये कुछ हमारा था डेडलॉक डिटेक्शन का एल्गोरिथम या फिर बोल सकते हो इसका मैकेनिज्म। सिंगल इंस्टेंस के लिए अलग होता है बाय द डिटेक्टिंग ऑफ साइकिल, और मल्टीपल इंस्टेंस के लिए अलग होता है बाय अप्लाइंग द सेफ्टी एल्गोरिथम। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा डिटेक्शन। अब अगर हम बात करें रिकवरी की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन ऑर्डर टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक्स एदर ओएस कंसिडर रिसोर्सेज और प्रोसेसेस। यहाँ पर ओएस करता है रिसोर्स या फिर प्रोसेस को कंसिडर, किस लिए, डेडलॉक की कंडीशन से रिकवर होने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, रिसोर्स है और प्रोसेस भी है। तो पहले हम बात करें फॉर रिसोर्सेज की। अगर रिसोर्स की बात करें तो आप क्या कर सकते हो, प्रीएम्प्ट द रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स को छीन लेना फोर्सफुली, राइट। तो देखिए वी कैन स्नैच वन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द ऑनर ऑफ द रिसोर्स, यानी कि इसी प्रोसेस से आप कोई एक रिसोर्स छीन सकते हो, एक्वायर कर सकते हो और गिव इट टू द अनदर प्रोसेस with the exception that it will complete the execution and will release this resource sooner। यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा, preempt the resource यानी कि क्या, किसी ऑलरेडी प्रोसेस के पास अगर वो रिसोर्स एलोकेट हो चुका है तो उस रिसोर्स को आपको छीन लेना है, प्रीएम्प्ट कर लेना है और किसी दूसरी प्रोसेस को दे देना है। बट ध्यान दीजिएगा जिस प्रोसेस को आप वो छीना हुआ रिसोर्स दे रहे हो वो जल्द से जल्द अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए और उस रिसोर्सेज को फिर से रिलीज कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप श्योर हो तभी इस तरह का आप प्रीएम्प्शन ऑफ रिसोर्स कर सकते हो। वेल चूजिंग अ रिसोर्स विच विल बी स्नैच्ड इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपने बोला कि रिसोर्स को आप छीन सकते हो, किसी से स्नैच कर सकते हो और किसी अनदर प्रोसेस को दे सकते हो, लेकिन आपको चूज तो करना होगा ना कि कौन से रिसोर्स को प्रीएम्प्ट किया जाए, स्नैच किया जाए। ठीक है, तो वो चूजिंग की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। चलिए तो अब हम समझते हैं रोल बैक टू अ सेफ स्टेट किस तरह से वर्कआउट करता है वो। तो चलिए यहाँ पर सबसे ऊपर मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम पासेस थ्रू वेरियस स्टेटस टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट। ठीक है, अब ऑब्वियसली सिस्टम कई सारी वेरियस स्टेट में से पास आउट होगी और तब जाकर वो डेडलॉक का सिनारियो बनाएगी, राइट। तो ओएस कैन रोल बैक द सिस्टम टू द प्रीवियस सेफ स्टेट। अब ओएस के पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि अगर डेडलॉक अगर होता है तो वो रिकवर करके प्रीवियसली सेफ स्टेट के अंदर जा सकता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ओएस नीड्स टू इम्प्लीमेंट चेक पॉइंटिंग एट एवरी स्टेट। ध्यान दीजिएगा, अब ओएस को ये करने के लिए क्या करना होगा, चेक पॉइंटिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा ईच एंड एवरी स्टेट के अंदर। ठीक है, द मोमेंट वी गो इनटू डेडलॉक, जब अगर हम डेडलॉक के अंदर चले जाते हैं, वी विल रोल बैक ऑल द एलोकेशंस टू गेट इनटू द प्रीवियस सेफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो उसके अंदर ऑप्शन आता है सिस्टम रिकवरी ऑप्शन का। ठीक है, आप जब भी चाहो जिस एट द पोजीशन या फिर एट द स्टेट आप चाहते हो उस स्टेट पर आप विंडोज का पूरा रिकवर कर सकते हो, उसका सिस्टम पॉइंट को रिकवर कर सकते हो। और जब भी अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर तब वो रिकवर किए गए पार्ट को, रिकवर किए गए स्टेट को फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मे बी अगर आपने आज की तारीख के अंदर अपने पूरे विंडोज सिस्टम का बैकअप ले लिया, ठीक है, उसका क्या ले लिया, एक रिकवर प्रोसेस ले लिया, और इन फ्यूचर अगर 1-2 महीने के बाद आपका सिस्टम थोड़ा सा फेल होना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ वायरस या फिर डेडलॉक, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियसली आपने जो रोल बैक लिया था, या फिर मैं कह सकूँ कि आपने प्रीवियसली जो भी सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट किया था, ठीक है, बैकअप पॉइंट लिया हुआ था, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो फिर से। तो 1 महीने पहले जो विथआउट एनी एरर आपका ओएस चल रहा था वैसे ही आज भी अब चलने लगेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप सेफ स्टेट के अंदर वापस जा सकते हो बाय द रिलोकेटिंग। ठीक है, रोल बैक आप कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हमने रिसोर्स का थ्रू समझा। अब हम समझते हैं प्रोसेस के लिए। अगर प्रोसेस के थ्रू डेडलॉक हुआ है तो आप किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हो। तो पहला बड़ा ही ऑप्शन है सिंपल सा, किल अ प्रोसेस। आप ड्यूरिंग अ प्रोसेस को क्या कर सकते हो, किल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है किलिंग अ प्रोसेस कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम। प्रोसेस को किल करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बट द बिगर कंसर्न इज टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल। माइट भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है
कि आपके पास 3 से लेकर 5 प्रोसेस एक साथ चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो इस 5 प्रोसेस एक साथ चलने से आपकी मे बी सिस्टम डेडलॉक अकर कर रही है। तो अब आपको डिसीजन लेना कि पांचों में से मैं कौन सी प्रोसेस को किल करूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जनरली OS किल्स अ प्रोसेस विच हैज डन लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क अंटिल नाउ। अब यहाँ पर OS अपने आप से डिसीजन ले लेगी कि मुझे कौन सी प्रोसेस को किल करना है। वो बाय डिफॉल्ट कोई एक ऐसी प्रोसेस को किल करेगी जिसने अब तक सबसे लो काम किया है, ठीक है, जिसने अभी तक सबसे लो वर्क किया होगा, यानी कि सबसे जो नई प्रोसेस बनी होगी ऑब्वियसली उसी को क्या कर देगा, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये पहला सॉल्यूशन हुआ जो कि OS अपने आप लेता है डिसीजन। दूसरा हुआ किल ऑल प्रोसेस। पहला क्या था, किल अ सिंगल प्रोसेस, जो कि OS अपने आप डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा पॉसिबल वे है किल ऑल प्रोसेस। दिस इज नॉट अ सजेस्टेबल अप्रोच बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सीरियस, ठीक है। ये कोई सजेस्टेबल अप्रोच नहीं है, बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि आप इसको डिलीट कर सकें, लेकिन किलिंग ऑल प्रोसेस क्या हो सकता है कि विल लीड टू इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम बिकॉज ऑल द प्रोसेसेस विल एग्जीक्यूट अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर आप सभी प्रोसेस को किल कर दोगे, ठीक है, तो मे बी सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी का इश्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब सभी प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट होना पड़ेगा। ऑलरेडी वो स्टार्टिंग मोड के अंदर थी, तभी तो आपकी सिस्टम परफेक्टली वर्क कर रही थी, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी प्रोसेस को किल कर दोगे तो फिर से सभी प्रोसेस दोबारा से रीस्टार्ट होगी। तो दिस कंसर्न में लीड आवर सिस्टम टू इनएफिशिएंसी मोड, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए यहाँ पर रिकवरी का एक बड़ा सा चार्ट बताया गया है हमें, ठीक है। रिकवरी के अंदर रिसोर्सेस रिकवरी हो सकती है या फिर प्रोसेस के थ्रू रिकवरी हो सकती है, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर किस तरह से हमने अभी भी समझा, या तो आप रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर दो या फिर आप रोल बैक करा दो पूरी सिस्टम को, राइट। उसी तरह से प्रोसेसेस के अंदर क्या था, आप किसी एक प्रोसेस को किल कर दो या फिर सभी प्रोसेसेस को किल कर दो। तो ये हमने पॉसिबिलिटीज देखी रिकवरी के अंदर। ये था हमारा डेडलॉक का रिकवरी पोर्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के सेशन के अंदर हमने कई सारे अप्रोचेस देखे, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा डेडलॉक का प्रिवेंशन, उसके बाद डेडलॉक का अवॉइडेंस, डेडलॉक का डिटेक्शन एंड देन आफ्टर डेडलॉक का रिकवरी प्रोसेस। क्लियर? तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन तब तक आपको कंप्लीटली ये आज का लेक्चर जो है वो अगर मे भी थोड़ा सा हार्ड लगा, ठीक है, थियरी थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो आप दोबारा से इसको रिपीट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और ईच एंड एवरी सिनारियो को आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लीजिए। ऐसा लगे तो आप रफ पेपर पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, इसके ऊपर फिगर को बनाइए, फिर से RAG बनाइए, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और वो मैट्रिक्स बनाइए जो मैं समझा था यहाँ पर, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू। तो इस बैंकर्स एल्गोरिथम को अभी बाय द वे आपको फुल प्रैक्टिस कर लेनी होगी। क्लियर? चलिए तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।